इस तरफ डिवाइडर की तरफ, उस तरफ जहाँ पर ट्रैफिक कम है, मतलब जान जल रही है देख के कि हम वो यूज़ क्यों नहीं कर पा रहे। नहीं वो तो ठीक है, देखिए वो जो वहाँ के इसमें खुश तो नसीब मुंबई लोग हैं में अभी उनका वही- अधिकार है वो। जहाँ 1-1 फुट की कीमत है, ये डिवाइडर 3-4 फुट का, पता नहीं कितने फुट का बना दिया। इतना चौड़ा डिवाइडर बनाने की क्या जरूरत थी? अगर डिज़ाइन के अंदर इंजीनियरिंग हमारे देश के IITians दुनिया चला रहे हैं, गूगल चला रहे हैं अपने देश के लोग, तो ये ऑप्टिमाइजेशन ऑफ स्पेस क्यों नहीं किया गया यहाँ पे? ये 3-3.5 फुट का मेरे को लग रहा है डिवाइडर है। वो जहाँ पर ट्रैफिक की किल्लत हो रही है, 1-1 इंच की ज़रूरत है, वहाँ इतना चौड़े डिवाइडर का क्या काम है? ये सब IIT वाले क्या कर रहे हैं? दुनिया भर की कंपनियाँ चला रहे हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं बता सकते। इसका क्या सॉल्यूशन है कि हमारी जगह वेस्टेज नहीं जाती? क्या कहें। अच्छा, ये अंधेरी के आगे ये मेट्रो नहीं जा रही है अभी फिलहाल। काम तो इन्होंने सब जगह एक साथ ही स्टार्ट किया था। नहीं, ये जो ट्रैफिक जो है ना, ये जो खचाखच यहाँ पर है, ये एक्चुअली मेट्रो का होना चाहिए था हल, कि लोग उसके अंदर भरे पड़े हैं। लेकिन मेट्रो जो ट्रैफिक स्मूथ होना चाहिए, तो मेट्रो स्मूथली चल रही है, बिल्कुल खाली, आराम से आ रही है, आराम से जा रही है। मेट्रो में कोई यानी आपका ये कहना है कि मेट्रो होने के बावजूद भी लोग रोड्स प्रेफर करते हैं? रोड प्रीफर कर रहे हैं क्योंकि वो डेस्टिनेशन पे जो लोगों को ट्रैवल करना है, हाँ, स्पेशली जो व्हीकल जब कंपनियों ने डेटा गवर्नमेंट को दिया है, होगा ही गवर्नमेंट के पास में, कि मुंबई में टोटल एक्टिव रजिस्ट्रेशन व्हीकल्स कितने हैं। तो वो व्हीकल लेने के बाद में कोई गाड़ी अपने घर में वो आरती तो उतारेगा नहीं, गाड़ी यूज़ ही करेगा, वो रोड पे लाना ही लाना है उसको। तो वो मेट्रो जब यूज़ करेगा तब यूज़ करेगा, फिलहाल तो वो गाड़ी को यूज़ हो ही रहा है। तो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं मेट्रो खड़ी है यहाँ पे, यहाँ से भी रिटर्न बोरीवली जाएगी। इसके आगे जाने को इन्होंने इतने दिनों में कोई प्रयोजन किया नहीं है। यहीं पे रैंप लगा दिया होता तो बोरीवली से सारी गाड़ियाँ, हाँ, एक इस मेट्रो के अंदर नहीं तो भी कितने डब्बे हैं? 1 2 3 4 5 6 डब्बे हैं। एक डब्बे में 2 4 6 10 एक गाड़ी आएगी। 6 में 60 कार आ सकती है एक ट्रिप में, 60 से 70 कारें। और ये नॉन स्टॉप चले तो बोरीवली का एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, अंधेरी का एक ड्रॉप पॉइंट होगा। अंधेरी से यहाँ से डायरेक्ट हाईवे पे छोड़ देवे, हाईवे पे लाके कारों को यहाँ से आप जाओ आगे। मेट्रो की कमाई भी होगी। हाँ। जितना वो पेट्रोल में वेस्ट करेगा यहाँ से वहाँ तक ट्रैफिक में, वो मेट्रो के टिकट में चले जाएगा। और मेट्रो नॉन स्टॉप चलती रहेगी। यहाँ आके 10-10 मिनट, आधा घंटा खड़ा करने का मतलब क्या है मेट्रो को? तो उसका एफिशिएंसी मिलेगी, उसका आउटपुट मिलेगा मेट्रो का। तो 2-4 मेट्रो ऐसी भी होनी चाहिए जो सिर्फ कार को पिक करेगी और ड्रॉप करेगी, बोरीवली से अंधेरी या अंधेरी से बैंड्रा आगे जाने के लिए, और स्टेशन पे ड्रॉप नहीं करें। तो मेजॉरिटी ट्रैफिक इस वक्त जो बोरीवली से छूटा था मीरा रोड से, वो अभी भी साउथ की तरफ ही जा रहे हैं। सही बात है। किसी ने गोरेगांव में, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनका डेस्टिनेशन गोरेगांव होगा, मलाड होगा। मोस्टली जो कार निकालता है जनरली वो तो सोचता है BKC है, BKC में इतने ऑफिसेज है, साउथ बॉम्बे में सारे ऑफिसेज है। नहीं तो फिर सारे ऑफिसेज उठा के शिफ्ट करो, मीरा रोड में शिफ्ट करो, विरार में शिफ्ट करो। वो देखिए पुण्यवान लोग, देखिए जो साउथ बॉम्बे से नॉर्थ बॉम्बे आ रहे हैं इतने तेजी से, ये पुण्यवान लोग हैं, उन्होंने स्पेशल भाग्य लेके आए हैं जो इनको इतना बढ़िया खाली रोड। या तो जितने भी रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शंस है नॉर्थ मुंबई के, सब बंद करके सब कमर्शियल जोन में डिक्लेयर कर दो। नए जितने भी रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस है वो साउथ बॉम्बे में ही बनेंगे। साउथ बॉम्बे के जो भी है बड़े बड़े, जहाँ पर इतना स्टाफ जाता है, LIC की बिल्डिंग, एयर इंडिया का बिल्डिंग, वो अब वायबिलिटी नहीं रह गई है वहाँ पे, उनको शिफ्ट किया जाए। गवर्नमेंट ऑफिस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसको अब नॉर्थ मुंबई में शिफ्ट कर दो, या तो फिर नवी मुंबई जो बन रही है, जो आगे डेवलप हो रहा है, वो सारे ऑफिस साउथ बॉम्बे से हटा देने चाहिए। तो पॉपुलेशन अपने आप डिकंजेस्ट होना चालू होगी। सही बात है। डिकंजेशन का तो कोई प्लान है ही नहीं। कोविड में जब प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन लगाया तो वो एक इमरजेंसी सिचुएशन में लॉकडाउन लगाना पड़ा, तो लोगों ने कोऑपरेट किया ना पूरे देश ने। तो ये अगर देश के हित में, किसी राज्य के हित में या किसी शहर के हित में डिसीजन लिया जाएगा तो लेना चाहिए। उसके लिए इंतजार नहीं करना चाहिए कि यहाँ पे अकस्मात हो जाए और लाखों लोगों की जान जाने के बाद में ये डिसाइड किया जाए कि अब इसको डिकंजेस्ट करना चाहिए। मेरे ख्याल से एक 8 बजे ऐसा एक रात को प्रधानमंत्री जी का डिसीजन हो जाना चाहिए, जिसमें सारे साउथ बॉम्बे के ऑफिस को लॉकडाउन लगा के भेज देना चाहिए सिटी के बाहर।
ये ख्याली पुलाव अच्छा है, बहुत बढ़िया ख्याली पुलाव है। संपूर्ण ऑफिस बंद और वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। ये जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर है उनको वर्क फ्रॉम होम कर दीजिए। आज तो इंटरनेट कनेक्टिविटी बच्चे बच्चे के पास में, हर एक का अपना यूट्यूब अकाउंट होता है, जीमेल अकाउंट होता है। तो ऐसे कितने ही ऑफिसेज हैं जो डिजिटाइज किया जा सकता है। जब करेंसी डिजिटाइज हो गई, आज कौन बैंक जाता है? 99% लोग मोबाइल बैंकिंग यूज कर रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग भी यूज नहीं करते, मोबाइल बैंकिंग यूज कर रहे हैं, डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। तो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आने के बाद में ये इतने बड़े बड़े भवन जो बना के रखे हैं वहाँ पे, आयकर भवन, एयर इंडिया बिल्डिंग और सरकारी ऑफिस जितने भी है साउथ बॉम्बे के, म्यूनसिपल ऑफिस जो वीटी स्टेशन के उधर है, बीएमसी का पूरा हेड ऑफिस आप शिफ्ट कर दीजिए। उसको हेरिटेज स्ट्रक्चर, एक टूरिस्ट स्पॉट बना दीजिए। लोग आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे उधर, एक एंजॉयमेंट के हिसाब से। जो वो वहाँ पर सिर्फ विजिटर्स आएंगे, कोई डेडिकेटेड लोग नहीं आएंगे जिनको रोज ट्रैवल करना है। वो सिर्फ एंजॉयमेंट के हिसाब से लोग आएंगे, वहाँ पे घूम फिर के चले जाएंगे। शहर भी खूबसूरत होगा, कंजेशन भी कम हो जाएगा। ट्रैफिक तो कुछ एंड होने का मेरे को नामो निशान नहीं दिख रहा है। इसी तरह से रहेगा अभी तक। फिलहाल अभी हम लोग विले पार्ले ही पहुँच पाए, एयरपोर्ट से भी अभी थोड़ा दूर ही है। वो एक एरोप्लेन उड़ता हुआ दिख रहा है, वो ये बेचारा आज़ादी की सांस ले रहा है वो एरोप्लेन। नहीं, इसमें हम कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते किसी को। कोई ट्रेन पकड़नी है, कोई ट्रैफिक में अगर अटक जाए तो फ्लाइट भी मिस हो सकती है और जान का भी धोखा है एम्बुलेंस अगर टाइम पे नहीं पहुंचे। और हमारे जैसे जो कोर्ट जा रहे हैं, बिल्कुल कोर्ट में ऑर्डर भी पास कर देते हैं, आप हाजिर नहीं हुए तो। उनको नहीं पता है हाजिर होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, जबकि कोई कन्विक्टेड नहीं है। अभी तो लिटिगेशन चल रहा है, तो अगर वो बाइज्जत बरी हो भी जाता है तो भी उसको कितनी सजा लग गई। कोर्ट भी डिजिटाइजेशन होना चाहिए। जब इसका दूसरा पर्याय ये भी है कि 90% जितने भी ऑफिस है जहाँ पर इंटरनेट के कारण उसको डिजिटाइजेशन किया जा सकता है, आप उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ले आओ। आपका जो सब्जी वाला होता है ना, उसके पास भी वीडियो कॉल होता है। हाँ, और आप उसको वीडियो कॉल पे बोल सकते हो भाई ये सब्जी आ रही है, अच्छा वाला निकालिए, अच्छा दे। वो दिखा देता है वीडियो पे आपको कि भाई ये सब्जी कैसी है, क्या है। तो अगर ये लेवल का अगर डिजिटाइजेशन हो चुका है, तो आप ये बोल रहे हो कि जिस ऑफिस में होगा उस ऑफिस में, अरे भाई आज पान वाले से लेके सब्जी वाले के पास वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटी है। तो डिजिटाइजेशन तो हो चुका है। कोर्ट का भी ऐसा ही है कि हम 5G में, लेकिन क्या है, जो इच्छा शक्ति होती है कि भाई हाँ हमको ये इम्प्लीमेंट करना है, चलो वी वांट टू चेंज दिस, और एक अकाउंटेबिलिटी होती है, तो वो कौन लेगा? अकाउंटेबिलिटी तो है ही नहीं कहीं भी। नहीं, इसमें लोग अपने देश का एक यही चल रहा है कि जब इमरजेंसी आएगी, लाखों लोगों की जान जाएगी, कुछ होगा तो फिर डिसीजन लिया जाएगा। प्रिवेंटिव नहीं है, जो भी है ब्रेकडाउन। जब कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा तब उसका कोई इलाज ब्रेकडाउन पे हम हमारा दिमाग चलाएंगे ऐसा। हाँ, जब ब्रेकडाउन होगा, पॉलिटिकल लोग हल्ला गुल्ला करेंगे, तब दिमाग चलेगा। अपोजिशन कभी ये नहीं देखता है कि भाई ये चीज, अब ये अपोजिशन को भी मुद्दा उठाना चाहिए। इस प्रकार के मुद्दे हो सकता है उठाए भी हो, ऐसा नहीं कि हम लोग सोच रहे हैं तो किसी ने मुद्दा उठाया नहीं है, लेकिन ये सामाजिक इच्छा शक्ति बहुत पुअर है जो लोगों को अंदर से प्रेरणा देता है। मेरे को बोलो, जिसको अभी कोर्ट ऑफिस पहुंचना है अपने अपने ट्रैफिक में, वो क्या सामाजिक इच्छा रखेगा? वो तो ये सोचेगा भाई मैं जान छूटे मेरी, मैं पहुंच जाऊं और फिर कैसे तैसे सेफली मैं रिटर्न घर पहुंचूं। मजबूरी हो गई है और मजबूरी को लोगों ने नॉर्मलिटी बना दिया कि ये नॉर्मल है, ये तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है लाइफ में। तो ये जो इस प्रकार का एटीट्यूड हो गया है, राजीव दीक्षित बताते थे हमारे देश को धर्म के नाम पे और बहुत सारे प्रवचनों के नाम पे गुरुओं ने वो नपुंसक बना दिया है। गुरुओं ने नहीं गुरुओं ने तो हमारे देश को बहुत प्रेरणा दी है, निडर बनाया है। पॉलिटिशियंस ने हमको नपुंसक बनाया है। तो ये बता के कि नहीं जाने दो, जो होगा नसीब के सहारे छोड़ दो, इस प्रकार की आइडियोलॉजी रखते हुए तो उसके अंदर ऐसा हो गया है कि अब लोगों ने ये मान ही लिया है कि जब अपना नसीब होगा तब कुछ बदलेगा।
नहीं तो अब जैसा चल रहा है शायद भगवान की इच्छा ऐसी होगी कि यहाँ पे ट्रैफिक रहे, तो ऐसी भी हमारी मेंटालिटी है जिसकी वजह से कोई नया बदलाव करने के लिए कोई जल्दी आगे नहीं आता है। जैसे अभी ट्रेन एक्सीडेंट हो गया है तो उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी रेलवे में, ऐसा नहीं कि नहीं बदलेंगी, सही बात। लेकिन वहाँ तक होने के बावजूद बाद में ही होता है यहाँ पे सब। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जिसको बोलते हैं इंजीनियरिंग में, वो सोसाइटी में भी होना चाहिए, सिर्फ मशीनों के लिए नहीं कि हम टाइम पे उसकी सर्विसिंग कराएं, ये कराएं। एक सोसाइटी का भी टाइम पे सर्विसिंग होना चाहिए, 1-2 साल 3 साल में रिव्यू करना चाहिए कि ये शहर को किस चीज़ की ज़रूरत है, और उसको इम्प्लीमेंट करने में, जैसे SRF जो अथॉरिटी बनी थी 1975 की बनी थी, तो वो काम 1975 में जब बनी तो उसी टाइम पे होना चाहिए था रिहेबिलिटेशन लोगों का, तो शहर के अंदर इतना कंजेशन नहीं होता था। तो वर्ल्ड में और ये SRA कहाँ पर है? ये तो है पूरे विश्व में है, जहाँ पर भी जिस देश में आपने सुना है कहीं कि भाई कहीं स्लम्स है तो उनको ध्यान में नहीं, पर SRA को भी वर्ल्ड फ्री में जगह दी जा रही है, ऐसा कहीं सुना है आपने? वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज्ड होता है, वर्ल्ड बैंक मदद करती है उसके लिए। नहीं, वर्ल्ड बैंक वाला छोड़ो, हाँ, वर्ल्ड बैंक IMF नहीं तो ये भारत में ही ये सब हो रहा है ना, बिल्कुल लोगों नहीं भारत नहीं, चलो आप मुंबई के बाहर SRA स्कीम कहाँ है? नहीं, मुंबई इज द सिटी ऑफ स्लम्स, जहाँ पे अरे मैं आपको पूछ क्या रहा हूँ, स्लम्स इसका तो मुझे आइडिया नहीं है। स्लम्स कई सारे सिटीज में है। SRA स्कीम जो है इसका तो जिसमें जो अनऑथराइज्ड लोग रहते हैं उनको जगह देना, गरीब लोगों को, तो ये स्कीम कहाँ है वर्ल्ड में? मुंबई के अलावा मुझे तो आइडिया नहीं है कि और भी कहीं होगी, लेकिन अगर मुंबई में है तो उस स्कीम की वजह से इस शहर को इतनी हालत ख़राब हो गई है कि इस वक्त यहाँ की आबादी ऑफिशियली जो भी हो, लेकिन इतनी ज़्यादा है कि कंजेशन। अच्छा, ये स्कीम होते हुए भी अभी स्लम है या नहीं है अभी एट प्रेजेंट बॉम्बे में? जहाँ खुली जगह होगी वहाँ स्लम तो बनने ही बनने। अच्छा, और ये स्कीम आने के बाद नए स्लम बने या नहीं बने? ये तो जांच का विषय है, तो होना चाहिए, जांच होनी चाहिए कि स्लम बढ़े हैं कि घटे हैं। स्लम्स की आबादी बढ़ी है या घटी है? तो अगर SRA प्रोजेक्ट्स का अगर ये मेन हेतु था कि भाई हम इनको रिहेबिलिटेट करें सबको, है ना, स्लम्स को, तो क्या रिहेबिलिटेशन हुआ है? और क्या SRA एक व्यवसाय बन गया, उसमें लोग किराए पे देते हैं वो घर। SRA की बिल्डिंग के मेरे ख्याल से अधिकांश घर किराए पे, किराएदार लोग रहते हैं उसके अंदर, जो ओरिजिनल बेनिफिशियरी है वो उसमें नहीं रहता है, वो फिर से स्लम जाते हैं, तो उसको 10, 12, 15 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार तक के वो किराएदार रखता है उसके अंदर। और आज आपको USA की हालत पता है क्या है? किस बारे में? इस उपलक्ष्य में कि सबसे भयानक होमलेसनेस, हम यहाँ पे उनको स्लम्स कहते हैं ना, एटलीस्ट स्लम में रहने वाले लोग बेघर नहीं है, उनको घर है। स्लम्स से भी बेकार हालत अगर वर्ल्ड में कहीं है तो अमेरिका के कई सारे देश हैं, जैसे डिट्रॉइट है, कैलिफोर्निया है, वहाँ का एक रीजन है, कई सारे ऐसे वहाँ जगह हैं जहाँ पे होमलेसनेस की एक बीमारी आ चुकी है, जहाँ पे गरीब वहाँ की जो जनता है, अब गरीब कहें कि उनको भी बहुत मस्ती है, ड्रग्स वगैरह ज़्यादा लेते हैं, है ना, स्मोकिंग, ड्रग्स, वीड, ये वो, उसमें सब ज़्यादा है। USA में कल्चर तो है नहीं, देयर इज नो थिंग कॉल्ड कल्चर, और प्लस वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी ज़ीरो है, तो वहाँ पे रास्ते के ऊपर आप अगर देखेंगे तो कई सारे आपको टेंट दिखेंगे। अच्छा, टेंट, अभी जिसको यहाँ पे हम लोग तो झुग्गी झोपड़ी बोलते हैं, तो झुग्गी झोपड़ी से भी गए गुजरे टेंट, और रास्ते पे पेशाब वगैरह सब करना, मलमूत्र सब रास्ते पे ही, और अधमरे पड़े रहते हैं, एक ज़ॉम्बी जैसे होते हैं ना, ज़ॉम्बी नशे में, हाँ नशे में, वैसे बेचारे ड्रग्स वगैरह लेके वैसे पड़े रहते हैं, उनका घर न बाहर, न कोई ऊपर न नीचे, और उनके अंदर शोषण होते रहता है बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं कि मेल रेशो ज़्यादा है, फीमेल रेशो बहुत ज़्यादा है, फीमेल रेशो ज़्यादा है होमलेसनेस में। तो वहाँ की गवर्नमेंट
उनका कुछ नहीं भला कर पाई, तो यहाँ क्या होने वाला है? वहाँ की जो गवर्नमेंट है अमेरिका की, नहीं, अब तो उनका आधार पैसा कार्ड जा रहा है सिस्टम यूक्रेन में। पहली बात तो अकारण जो भी आबादी रह रही है यहाँ पे, जिसका कोई जॉब नहीं है, जिसके पास नहीं है, तो वो आते हैं। जैसे आज अमेरिका जाना है तो वीज़ा सिस्टम है वहाँ पे, तो लोगों को एक रैशनलाइजेशन, एक देश में कहीं भी संविधान देता है कि भाई आप कहीं भी जाके सेटल हो सकते हो, तो वो बोलता है कि सेटल होने के लिए बोल रहा है, अनसेटल होने के लिए नहीं बोल रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हम इस संविधान के प्रावधान को अनसेटल होने के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हम फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये माइनॉरिटी राइट्स भयानक दुरुपयोग हो चुका है ऑलरेडी, करेक्ट। राइट। दूसरा, आप देखिए भारत, अपने मुंबई में देख लीजिए बांग्लादेशी कितने हैं। बांग्लादेशी भी है और जो भी है, दिल्ली में तो भरे पड़े, चाहे वो फिर वो महाराष्ट्र के अंदर के लोकल लोगों ने यहाँ पर माइग्रेशन किया हो या दूसरे प्रांत से आए हो, जो भी है, अगर उसका पर्पस यहाँ पे सेटल होना है तो सेटल होना चाहिए, किसी को अनसेटल नहीं करना चाहिए। हाँ। खुद भी अनसेटल नहीं होना चाहिए। हाँ। अकारण आ गए, अपने सपने को पूरे करने के लिए आप मुंबई में मत आइए, ये कोई सपना सबसे पूरा करने शॉकिंग का बात वर्कशॉप नहीं है, है। आपको ये पता नहीं होगा शायद, लेकिन ईस्टर्न कंट्रीज से, अफ्रीका वगैरह ईस्टर्न कंट्रीज से बहुत सारे सो कॉल्ड रेफ्यूजीज, शरणार्थी, वो यूरोप में बाय बोट्स पहुंच रहे हैं। Right. ये आज की परिस्थिति। अब वहाँ पे यूरोप में ऐसी कोई यंत्रणा ही नहीं है कि इनको रोका जाए। अच्छा, ये सुन के भी मुझे बहुत आश्चर्य होता है नहीं तो कि भविष्य सो में- कॉल्ड डेवलप्ड नेशन है यूरोप, हाँ। और उनकी आर्थिक परिस्थिति, फाइनेंशियल, देखो वो दिख रहा है आपको, एक एम्बुलेंस जा रहा है ना, हाँ, रॉन्ग साइड से wrong बेचारे ने side से, निकाल लिया हाँ। जान बचाने के लिए, दिख रहा है आपको राइट हाँ। में, लाइट चमक रही है, वो बेचारा वहां से निकल रहा है, कैसे तो अपने प्रयास कर रहा है कि भाई मैं इसको बचा लूँ पेशेंट को। ठीक है, चलो, उसको अपना लिबर्टी है और अच्छा ही किया उसने, वरना ये ट्रैफिक में उसका पेशेंट मर जाता है। तो कहने की बात यह है कि यूरोप में आज सबसे भीषण वहाँ पे परिस्थिति आ गई है कि वहाँ के जो नागरिक हैं वो अपने देश को इमिग्रेंट से नहीं बचा सकते, क्योंकि उनकी सो कॉल्ड सेक्युलर पॉलिसी है देश की कि नहीं नहीं, हम तो वैसे ही वेल सेटल्ड, वी आर नॉट थर्ड वर्ल्ड कंट्री, तो हमारे यहाँ आ भी गए 1000 10,000 तो क्या फर्क पड़ेगा। अब उनको ये नहीं पता कि जो आ रहे हैं 1000 10,000 लाख 2 लाख लोग वहाँ जो पहुँच रहे हैं शिप्स से, तो वो तो सब फाइटिंग एज के हैं, यंग फाइटिंग एज भी फाइटिंग है, एज, और सारे मेल है। एजुकेटेड नहीं है, और एक वो सोच भी लेके आते हैं अपने साथ। हाँ, अपना कल्चर, अपना कभी अपने वे घर ऑफ में- लाइफ। देखो, जब अपने घर की बात आती है तो हम अपने मेहमानों से भी परहेज रखते हैं कि नहीं, ये अभी हमारे घर पे नहीं आ सकते, हम 4 लोग रहते हैं, हमको 5वां सूट नहीं करता है। लेकिन जब ये शहर की बात आती है तो हम ये बात नहीं सोचते, जो चाहे आ जाए, जैसा चाहे आ जाए, जैसी सोच भी लेके आता है। एक मनुष्य जब भी आता है किसी देश में, प्रदेश में, जहाँ पर भी, शहर में, वो सिर्फ सशरीर नहीं आता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कंडीशन यूरोप में आज हो रही है कि वहाँ पे बोट भरो भर के लोग आ रहे हैं बाहर के, यही सिचुएशन तो भारत में हुआ था ना। राइट। हाँ। आज ऑल ओवर वर्ल्ड से भारत में आक्रांता आए ना, कहाँ से, और सोच लेके आए। हाँ, और वो सोच ये- के यहाँ पे जड़ बना ली। जड़ बना ली, और उनको हमने एसिमुलेट कर लिया कि चलो जाने दो, ये भी यहाँ रहे, ये भी यहाँ रहे, अपना देश बड़ा है। अभी सिचुएशन ऐसा हो गया है कि आप ठाणे का प्लेटफॉर्म पे जाओ, अब एक वीडियो वायरल हुआ है ठाणे प्लेटफॉर्म का, अच्छा। वहाँ पे चींटियों जैसे लोग दिख रहे हैं, किसी को पैर रखने की जगह नहीं वहाँ पे। तो जब आप बहुत ज़्यादा सहनशील हो जाते हैं तो आपका हाल खराब हो जाता है। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें हम सबको स्वतंत्रता फिर से तो सोचना मिली। चाहिए कि सन 47 में टेक्निकली हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन स्वतंत्र होने के बाद में हम परम स्वतंत्र हो गए। जो एक बोला जाता है, परम स्वतंत्र ना सर पे कोई, हमारे सर पे कोई है ही नहीं। हम लोग एक हेडलेस स्टेट है, जिसके अंदर लीडरशिप अच्छी नहीं होने की वजह से हम लोग बिखरते चले गए, और बिखराव इतना हो गया था कि
अराजकता थी, जगह जगह बम ब्लास्ट होते थे, आतंकवादी हमले होते थे, और वो भी एक नॉर्मल सिचुएशन हो गई थी कि 2-3 साल में बम क्यों नहीं फटे। हमने ऐसा युग देखा है, ऐसा दशक देखा है 90 और 2000 का, कि 2-3 साल में बम ब्लास्ट नहीं हो रहे तो हमको लगता था कि कहीं कुछ अनईजी है, कुछ गड़बड़ है, मतलब इतनी कुछ गड़बड़ शांति नहीं होना अपने आप में गड़बड़ थी। हाँ, वो एक ही अंगल बोलता है ना शोले में, अरे इतनी शांति क्यों है भाई, शांति क्यों है भाई। हाँ, ऐसा तो ये एक नॉर्मल हो गया था 2006 के बम ब्लास्ट, उसके पहले के जो भी हमले होते थे, आतंकवादी हमले होना, वो एक नॉर्मल सिचुएशन बन चुकी थी। तो फिलहाल तो हम लोग फॉर्चुनेट है पिछले 8-10 साल से जो भी है, और अभी हम फॉर्चुनेट हैं कि जरा ट्रैफिक मूविंग हो गया है हुआ फाइनली यानी हमारे 2.5 घंटे के प्रयास के बाद अभी हम थोड़ा सा उसका ये पैच ऐसा आता है जहाँ थोड़ा ट्रैफिक थोड़ा ट्रैफिक, क्योंकि यहाँ पे 4 लेन है, 4 लेन का बात नहीं है, यहाँ पे रहने वाले ही नहीं है, पॉपुलेशन ये एक साइड में एयरपोर्ट है, एक साइड में ये झोपड़ियाँ हैं, तो इस वजह से क्या है यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक मूविंग है। बाकी ओवरऑल आप देखें तो हम जिस रास्ते से आज सफ़र करके आए हैं, वो सफ़र में सफ़र जिंदगी का सफ़र है, ये कैसा सफ़र, ऐसा वो सफ़र हो गया है। हम बहुत सफ़र करके आए यहाँ तक के, तो आशा करते हैं हमारे व्यूवर्स को ये हमारा सफ़र थोड़ा सा रोचक लगा हो, उनको भी कुछ बातें हमारी कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक बटन भी दबाइए। ये हम ऐसे सच्चाई से जुड़े हुए कुछ वीडियोस हम आपके आम डिस्कशन है, आम जनता की सोच है, हम उसी से जुड़े हुए हैं, लाने का प्रयास हम करते हैं आपके लिए, द कॉमन मैन। देखिए आपको कैसा लगता है। ठीक है, चलिए अभी हम हमारा प्रस्थान करते हैं आगे। नमस्कार।